हेलो दोस्तों, होम साइंस ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की क्लास में आज हम समझने जा रहे हैं टाइमलाइन, काल रेखा। काल रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है घटनाओं को क्रमबद्ध करने में और घटनाओं को समझने में। अब स्टार्ट करते हैं। काल रेखा क्या है, कैसे हम घटनाओं को कनेक्ट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि टाइमलाइन में जो हमारी घटनाएं हैं उसके कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे बीसी। बीसी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीसी में अंग्रेजी में बीसी है, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी मेंशन रहता है, एडी एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है, जो कि दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह पर सीई का प्रयोग होता है और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। तो बीसीई बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा और सीई मीन्स कॉमन एरा होता है। ठीक, तो इन शब्दावली को जानना अति आवश्यक था। तो इसको जानने के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि घटनाएं कैसे टाइमलाइन बनेंगी। तो यहाँ पर जो मानचित्र में दिया गया है, इस लेक्चर में जो भी चीज़ हमने लिया है सब एनसीईआरटी को रिफ़र करते हुए हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल इस मानचित्र में उल्लिखित है, जिसमें आपको दिख रहे हैं हड़प्पा कालीन जो हमारी नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, हड़प्पा, सतलज, सिंध नदी। तो सिंध नदी के किनारे जो हड़प्पा कालीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो इसमें आपको इंगित दिख रही होंगी। तो हमें टाइमलाइन को समझना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि टाइमलाइन के बारे में क्या है। तो पहला जो काल रेखा हमारा ये है, इतिहास को समझने के लिए अगर हम टाइमलाइन की एक रेखा बनाएं, जैसे इस तरह से बना दें, एक टाइमलाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच देते हैं और यहाँ पर हम मानते हैं कि ये हमारा वर्तमान टाइम, करंट टाइम है। ठीक, ये करंट टाइम है। इसके पहले जो है बीते हुए टाइम है और ये हमारा फ्यूचर की तरफ जाता हुआ टाइम है। तो यहाँ से जो 20 लाख वर्ष पूर्व, आज से 20 लाख वर्ष पूर्व कहीं यहाँ पर, ठीक, 20 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे क्या था, निम्न पुरा पाषाण काल का विकास हुआ था। और आज से 80,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल, मान लीजिए यहाँ कहीं पर होगा 80,000 वर्ष पूर्व। आज से 80,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल। उच्च पाषाण काल 35,000 वर्ष पूर्व, यहाँ पे कहीं पर। ठीक, फिर 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल, 10,000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल, 6,000 वर्ष पूर्व ताम्र पाषाण काल, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था 6,000 वर्ष पूर्व वर्तमान से। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2600 ईसा पूर्व मेंशन है। हड़प्पा सभ्यता का विकास 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक लौह काल है, जिसमें महापाषाण समाधान आता है। 600 से 400 ईसा पूर्व को आरंभिक इतिहास काल
ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये हमारा काल रेखा वन है। काल रेखा वन में हमने ये समझने की कोशिश किया कि वर्तमान से कितने वर्ष पूर्व हमारे साक्ष्य मिलते हैं जो इतिहास के। तो 20 लाख वर्ष पूर्व हमारा निम्न पूरा पाषाण काल दिखता है। उसी के क्रम में आगे के हमारे काल दिखेंगे, इतिहास की घटनाएं दिखेंगी। दूसरा काल रेखा है हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। कौन कौन से प्रमुख चरण हैं उसको हमें क्रमबद्ध करने हैं। तो 1857 में 19वीं शताब्दी में हड़प्पाई मुहर पर कर्निंघम की रिपोर्ट आई थी। 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख विकास के प्रमुख चरण हैं जो कि 1921 में 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा के उत्खनन। 1955 में RS राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 में BB लाल BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन के उत्खननों का आरंभ हुआ। ठीक है। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह पर अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। तो ये हमारे कालक्रम हैं हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो 1921 में माघी स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या घटनाएं हैं, क्या कालक्रम बनता है। यहाँ पर इस मानचित्र में आपको दिख रहा होगा कि प्रारंभिक जो राज्य थे और उनकी राजधानियाँ इसमें मेंशन है, जो कि आपके NCERT बुक में मेंशन है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। अशोक के अभिलेख इस स्लाइड में मेंशन है, कहाँ कहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले थे। यहाँ पर आपके जो निशान मेंशन है देख लीजिए, इससे क्लियर हो पाएगा कि स्तंभ अभिलेख कहाँ पर मिले थे। ठीक, ये लघु शिलालेख जो रेक्टेंगल शेप में है, ट्रायंगल में महाशिलालेख। तो महाशिलालेख कहाँ कहाँ मिला था देखिए, यहाँ पर सोपरा है, गिरनार है, ये सन्नत है, जौगढ़, ठीक है, शिशुपालगढ़, यहाँ पर यहाँ कलसी एक स्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलसी। और यहाँ पर दो स्थान यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कंधार, ये आपके महाशिलालेख यहाँ पर मिलेंगे। बाकी के जैसे टोपरा है, मेरठ है, ठीक है, ये रामपुरवा है, ठीक, सारनाथ है, ठीक है, कौशाम्बी है, गुजर है, यहाँ पर आपके स्तंभ लेख मिले थे। लघु शिलालेख जैसे बैराट है, ठीक है, लघु शिलालेख। और यहाँ पर देखिए दक्षिण में आपके लघु शिलालेख ढेर सारे मेंशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काल रेखा 1, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास। राजनीतिक और आर्थिक विकास की घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए जो हमारे पास घटनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, ठीक है, ये आपको इसके साक्ष्य मिले हैं।
500 से 400 ईसा पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ थी। 327 से 325 में सिकंदर का आक्रमण। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण। 227 267 से 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासनकाल था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन। 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में था। 100 से 200 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के आए थे। लगभग 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। 100 से 200 ईसा पूर्व में सातवाहन, शक और शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं। 320 ईसा पूर्व में गुप्त शासन का आरंभ हुआ। 335 से 375 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। 375 से 415 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय, दक्कन में वकाटक। 500 से 600 ईसा पूर्व में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ था। 606 से 647 ईसा पूर्व में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री फैनसांग का जिक्र मिलता है। 712 ईसा पूर्व में अरबों का सिंध पर विजय की घटनाएं मिलती हैं। तो ये हमारा जो काल रेखा वन है, ये राजनीतिक और आर्थिक विकास के क्रम को दर्शाता है। आगे जो हमारे काल रेखा 2 एक बन रही है, जिसमें अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पर जो इसको क्रमबद्ध किया गया है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की घटनाओं को, कौन कौन सी घटनाएं किस चीज़ से रिलेटेड है, अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, अभिलेख शास्त्र, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। 19वीं शताब्दी के 1810 का दशक कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत में तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया गया था। 1877 में अलेक्जेंडर कर्निंगम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोधपत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक आया। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक आया। 20वीं शताब्दी में 1965 से 66 के बीच में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जानना और समझना अति आवश्यक है। आगे हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख साहित्यिक परंपराएं और उनका कालक्रम। तो साहित्यिक परंपराएं क्या कौन कौन सी रही हैं और उनका कालक्रम क्या रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है। 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में मिलते हैं। 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक संहिता पाली भाषा में मिलता है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत संस्कृत में। 200 से 200 ईस्वी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मनुस्मृति तमिल संगम साहित्य की रचना
और संकलन मिलता है। 100 ईस्वी में चरक सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ। 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन मिलता है। 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में उपलब्ध है। 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में उपलब्ध। 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वारामिहिर के ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। जैन ग्रंथों का संग्रहण मिलता है 400 से 500 ईस्वी में। तो ये जो है आपके प्रमुख साहित्यिक परंपराएं और घटनाएं का क्रम यहाँ पर हमने उल्लेख किया। आगे जो उल्लेखित हैं घटनाएं, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ पर हैं वो आपको इस मानचित्र में दिख रहे होंगे। जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल जैसे कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ, भरहुत, बोधगया, बर्बर, सांची, अजंता, चुनार, कार्ले, नासिक, ठीक है। ये सब जो है प्रमुख महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। इनका उल्लेख इस तरह से इस मानचित्र में दिया गया है। आगे जो हमारा कालक्रम है ये महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। ये हमारे कालक्रम जैसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो कि धार्मिक बदलाव का रहा है, जिसमें प्रारंभिक वैदिक परंपराएं मिलती हैं। कब से कब तक? 1500 से 1000। 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक परंपराएं। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उल्लेख। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास। वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं मिलती हैं। लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर मिलते हैं। ये काल रेखा 2 जो है प्राचीन इमारतों, मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। इनका उल्लेख इस प्रकार से है। 19वीं सदी और 20वीं सदी दोनों का उल्लेख हम बताते हैं आपको। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन हुआ। 1835 से 1842 में जेम्स फार्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। 1854 में अलेक्जेंडर कर्निंगम ने विल्सा टोप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तक में से एक है, विल्सा टोप्स। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्त मुनि का प्रकाशन हुआ। 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया जाना उल्लिखित है। 20वीं सदी में 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पुसे को द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1823 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1855 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। तो ये प्रमुख
इमारत और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के प्रमुख चरण हैं जो कि इस कालक्रम में उल्लिखित है।